Okay, so my name is Fatma Ali, and I'm working at Source STEM School as the headmistress at Ring Road campus. Previously, I was associated with IB diploma program as a computer science and information technology and a global society instructor. I have three positions with IB. One is like I was a IT paper one HL examiner, and I was also working as an ITGS extended essay supervisor and examiner. And lastly, I was part of the International Baccalaureate Curriculum Review Committee member for CS and IT. So this is a new venture for me as well, and I'm looking forward to have a roller coaster ride. It seems like a roller coaster ride. तो फातिमा ये बताइएगा कि बिफोर गेट इनटू व्हाट स्टेम और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा मुझे ज़रा ये बताएं कि आपके स्कूल में इस सारे पेंडेमिक वाले एपिसोड के बाद किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उसके दौरान ऑनलाइन क्लासेस का, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लोगों को हो जाए कि स्कूल्स में Okay. क्या क्या इश्यूज आप लोगों को आए या स्टूडेंट्स किस तरह ऑनलाइन लर्निंग में आपको क्या फील हुआ कि कहाँ कहाँ लैग करता रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक इसको अडाप्ट करने में। Okay. So basically, COVID was new for everyone. Worldwide, सबको ही problem आ रहा था कि एकदम we were not at all ready for it. But I think कि as far as Pakistan का education system is concerned, हम लोग we were able to manage things. Every school went for an hybrid model. जहाँ तक हर एक की जो थी, as far as Source STEM school is concerned, हम लोग भी hybrid mode of learning पे गए थे. सबसे पहले online learning शुरू हो गई, जिसपे they were like Google Classrooms के through और Zoom और Google Meet के through they were online teaching. But जो biggest problem था वो ये था कि online teaching was not only new for teachers but also for parents. हम का और किसी के जिनके एक या दो से ज्यादा बच्चे थे, उनको एक सेम टाइम पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पे बिठाना, एक जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम तो हमारा था ही, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होना जिसको हम लोगों ने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं यूज किया था घर में। सेकेंडली, हर एक के पास लैपटॉप या कोई भी ऐसा डिवाइस होना जिसके थ्रू वो ऑनलाइन बैठ सकें, उसका भी प्रॉब्लम था। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो चुका हुआ था, एंड देवर ऑल्सो फादर्स जो अगर एक ही लैपटॉप है आपके घर में तो वो आपके अब्बू को भी चाहिए, आपके बच्चे को भी चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और दूसरा ये कि हर उतनी ड्यूरेशन के लिए पेरेंट्स को बैठना अपने बच्चों के साथ, स्पेशली द प्राइमरी ईयर्स। I think this hybrid model worked better for higher classes. As far as the early years and primary years was concerned, जो student engagement थी ना, जो इतनी देर बच्चे को बैठा के रखना एक screen के आगे, वो that was a hurdle for not only parents but for the teachers also. कि अब आपने कैसी activities engage डिज़ाइन करनी है कि जिसमें बच्चा एटलीस्ट 45 मिनट्स या 35 मिनट्स एक लेसन के लिए आपके साथ बैठ रहा है। बट अल्लाह का शुक्र है, अब थिंग्स आर बेटर एंड वी आर बैक टू स्कूल एंड थिंग्स आर गेटिंग वेल नाउ। फातिमा, लेट्स कम टू द स्टेम एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ पे क्वेरीज आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं लोग करिकुलम्स के बीच में। जैसे भी चले मैट्रिक वगैरह एफएससी तो एक तरफ था, उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम हमारा है कैम्ब्रिज का। अब आईबी और आईबी के बाद अब स्टेम। आईबी भी अभी लोगों को सही से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मतलब एग्जैक्टली लोग समझ भी नहीं पाते कि करिकुलम किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है, उसके टीचिंग मेथड क्या है। स्टेम जो है वो तो बिल्कुल नया एक सिस्टम आया है विच इज आई गेस बेस्ड ऑन आईबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन द आईबी सिस्टम। बेसिकली स्टेम इज एन अप्रोच। बेसिकली आप ये कर लो कि STEM stands for साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। सो इट्स एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ, आप ये कह लें कि ऑल फोर डिसिप्लिन्स आर taught in an integrative way. So we are not going to relate it with IB or Cambridge. This is just, you can say, a methodology of integrating the subjects. जिसमें हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल आप ये कर लें कि यू कैन टू सम एक्सटेंट रिलेटेड विद IB in a way
कि when we say कि we are teaching them in an interdisciplinary manner and we are teaching them real life context, and this is an inquiry based approach. These three things could be related with IB, but you cannot say कि it is IB. ठीक है, इट्स अ वे ऑफ टीचिंग, इट्स अ न्यू वे ऑफ टीचिंग जिसके अंदर आप बच्चे को थ्रू हैंड्स ऑन या एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स दे रहे हो, और आप एक्चुअली बच्चे को ये बताना चाह रहे हो कि अगर आप मैथ की क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, साइंस की क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, ये आपस में इंटर रिलेट कैसे हो रहा है. क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, अगर आप उसमें कैम्ब्रिज भी ले लो, हमने हर सब्जेक्ट को डिसिप्लिन फोकस्ड पढ़ाया है. हमने बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि साइंस और मैथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है. हमने कभी बच्चे को ये नहीं बताया कि मैथ की एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है, ये कैसे कंप्यूटर साइंस से लिंक हो रहा है. तो बच्चा एक बिल्कुल ब्लैंक रहता है और बच्चे को ये जनरल ओवरऑल समझ ही नहीं आती कि ये अगर कोई सब्जेक्ट वो शुरू से पढ़ता आ रहा है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा अगर आप सिंपल टर्म्स में और बता दें कि आईबी तो चले रहने देते हैं, कैम्ब्रिज और स्टेम में एक कंफ्यूजन ये भी है एक्चुअली कि स्टेम इज क्योंकि साइंस, टेक और मैथ्स और इंजीनियरिंग है, तो उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं आते स्कूल में. तो बहुत सारे लोग स्टेम को सुन के समझते हैं कि अच्छा कोई रोबोटिक्स और कोडिंग की क्लासेस वाला कोई स्कूल है. तो थोड़ा सा ये बता दें कि मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जनरली स्टेम स्कूल्स में, और पाकिस्तान में किस लेवल का स्टेम स्कूल है. मतलब उसके 4 लेवल्स एक दफा मैंने कवर किया था, तो उसमें 4 लेवल्स थे. एक इमर्सिव लेवल होता है स्टेम का, उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट्स तो होते ही नहीं है. एक होता है जर्नल वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक जो होता है, उसमें ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में. मतलब उर्दू को निकाल दें, इस्लामियत को निकाल दें, उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट ये साइंस के जितने, मैथ्स के, टेक्नोलॉजी, वो इंटीग्रेटेड होते हैं. तो आपका कौन से लेवल का अभी सोर्स में अभी आप पढ़ा रही हैं, तो वहां पे किस टाइप का स्टेम का कौन सा लेवल है. और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा मतलब उसको एक्सप्लेन कर दें कि आईबी या कैम्ब्रिज के सिस्टम से थोड़ा डिफर कैसे करता है उसमें, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें. So basically we are a Cambridge school. Source STEM school is a Cambridge school. ठीक है, इसके अंदर we are offering अगर हम primary level पे बात करें तो a student will be taught maths, they will be studying English, science, social studies, art, music, and we have computer science. ठीक है, from grade 1 onwards computer science is a compulsory subject because we believe कि as जितना मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस है उतना सीएस पे भी फोकस जरूरी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजी का दौर है, और हम अगर बच्चे को शुरू से ये वाले कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा रहे तो हम उनको एक there will be a lag. ठीक. Secondly, as far as the ये जो STEM integration is का concept, तो we are at a stage जहाँ पे हम ट्रांसडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी वे में इसकी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं. आप इसको आप कहते क्या हो कि एक हमारा जो है करिकुलम के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मैं प्लांट लाइफ साइकिल एक नॉलेज है, ठीक है, कंटेंट हो गया प्लांट लाइफ साइकिल साइंस का. अब मैंने इसको किस तरीके से पढ़ाना है, देयर इज गोइंग टू बी वन कॉन्सेप्ट व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट है. सो अब प्लांट लाइफ साइकिल जब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बच्चे को, तो साइंस के लेसन में प्लांट लाइफ साइकिल में वो पढ़ा होगा कि दे आर सर्टेन स्टेजेस इन्वॉल्व. जिस तरह फर्स्ट स्टेज पे आपने जी एक बीज बोया, सेकंड पे उसकी रूट्स निकली, शूट्स निकली, फाइनली एक वो प्लांट या ट्री बन गया. अब देयर वाज अ सेट ऑफ सीक्वेंस इन्वॉल्व इन इट. यही सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट जब आपने मैथ के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन, या आप उसको रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि जो 2 का टेबल है उसके अंदर आप क्या करें, 2 4 6 8. सो देयर इज अ सीक्वेंस दैट यू आर टीचिंग अ चाइल्ड, और उसके अंदर साथ ही आप उसको ये भी सिखा रहे हैं कि 2 ऐड इन हुई जा रहा है. तो ये नहीं हो रहा है कि आप एक रट्टा लगवा रहे हो बच्चे को कि बेटे चलें 2 का टेबल याद करें. ठीक, आप उसको ये बता रहे हैं कि 2 रिपीटेडली ऐड हो रहा है, तो देयर इज अ सीक्वेंस जिसमें 2 4 6 8 10 या 5 का 5 10 15 20 ये जो whatsoever. So the concept was sequence which was being taught in the science lesson. Concept was sequence which was being taught in the mathematics. Now the same sequence concept is also introduced in computer science lesson, जिसमें हम बच्चे को बता रहे हैं कि एक जो
जो कंप्यूटर है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है जो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं. सो देयर विल बी, व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो देयर विल बी इंस्ट्रक्शन 1 जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर देयर विल बी एन इंस्ट्रक्शन 2 एंड सो ऑन. तो अगेन सीक्वेंस आ गया. सो दिस इज हाउ there was one key concept which was being taught in the math, science and computer science lesson. But तो इस तरीके से वी हैव इंटीग्रेटेड द करिकुलम. और अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे हो गई कि जब एक बच्चे को हमने कहा कि राइट एन एल्गोरिथम जिसमें हम वी आर टीचिंग देम टू थिंक प्रोसीजरली, और हम बच्चे से कह रहे हैं कि एक एल्गोरिथम डिजाइन करें जिसमें एक प्लांट जो है उसको आप कैसे एक जो यानी आप एक बीज बो के एक फ्लावर का क्या करेंगे, तो वो पहले स्टेप्स लिखेगा और उसके बाद वो प्रैक्टिकली वो एक बीज बोएगा भी, और उसके बाद वो मीनवाइल एक उसको देखेगा कि आप ये इसके अंदर से रूट्स निकल रही हैं, शूट्स निकल रही, तो दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग इट. तो साइंटिफिक नॉलेज भी आपकी आ गई कि आपने सारा, बच्चा इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, इसमें फिर और बाकी सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा बता दें कि जो उर्दू और दूसरे सब्जेक्ट्स किस लेवल से मतलब है यहाँ पे. अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अगर हमने स्टेम की इंटीग्रेशन जो है लैंग्वेजेस के अंदर करनी है तो उसमें इंग्लिश और उर्दू में, सो इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक है या एक लैंग्वेज का आ जाए तो वी बिलीव दैट एवरी टीचर इज अ लैंग्वेज टीचर. तो जो हमारे इंग्लिश या उर्दू के लेसन्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने स्टेम इंटीग्रेशन ऐसे किया. फॉर एग्जांपल, एक बच्चों की इफ दे आर गोइंग टू देयर रीडिंग क्लास, लाइब्रेरी में जा रहे हैं रीडिंग लेसन में, तो 3 बिली गोट्स का जो एक स्टोरी बुक है, अब इसके अंदर एक ब्रिज आता है. ठीक है, जो ब्रिज वो डिजाइन कर रहे हैं जिसपे हर बार बोट जो है वो गुजर रही है और सारा. तो दैट ब्रिज का कॉन्सेप्ट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क अ चाइल्ड कि इसमें से हाईलाइट द वोकैबुलरी. ठीक, जो वो हाईलाइट करेगा उसकी vocabulary that can be used for writing for creative writing, that can be used for making sentences. And then how you are integrating STEM, आप उस बच्चे को कहोगे कि these are certain resources. For example, मैंने उसके पास कुछ popsicle sticks या कोई papers रख दिए और मैंने उससे कहा कि these are the only resources you have and you have to design a bridge जो फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम इतना वेट उठा सके. सो अगेन मैथ एंड साइंस इज इन्वॉल्व इन अ लिटरेसी लेसन ऑल्सो. एक स्टोरी पढ़ी पर उसको हमने कभी भी इस लेवल पे नहीं पढ़ा होगा कि हम एक बच्चे को कह रहे हैं कि ब्रिज डिजाइन कर लो. अगर आप रपंजल की स्टोरी देख लें तो उसमें जो आप एक टावर है, वो टावर इतना बड़ा था जिसमें से रपंजल हर बार अपने बाल गिरा के वो चढ़ रहा था. बट येस, यू कैन टीच अ चाइल्ड कि वो जो टावर था, हाउ कैन यू मेक अ टावर जिसके अंदर कौन से मटेरियल्स यूज हो और उसकी लेंथ और मेजरमेंट क्या सी. सो देयर इज स्टेम इज एवरीवेयर. इट्स जस्ट द वे ऑफ आप ये कर लो कि बच्चे को सोचने में मजबूर करना है कि बेटे इस कहानी के अंदर भी कहाँ से क्या साइंटिफिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व कैसे. हम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने लग जाते हैं, पर हमें जिंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया कि लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन क्या है. जब तक के अगर आप वंडरिंग एंड तक के क्या क्या एप्लीकेशन, हाँ क्या एप्लीकेशन है, अगर एग्जैक्टली लीनियर अलजेब्रा की बेसिक एप्लीकेशन अगर आप देखो तो अलजेब्रा इज इन जो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है तो आप उसमें पढ़ लेंगे इसके बारे में. अगर आपने लीनियर अलजेब्रा, अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस या कुछ कर रहे हो तो आप इंक्रिप्शन में पढ़ोगे कि ओके जी इंक्रिप्शन की बेसिक्स अलजेब्रा है. सो नोबडी टोल्ड अस कि जी ये कहाँ अप्लाई हो रहा है. नोबडी टोल्ड अस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के जो हमने रट्टा मारा हुआ है, वो रट्टा अभी तक हमारा लगा हुआ है, मेरा भी 9th 10th से. बट नोबडी टोल्ड अस कि जी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन was actually used by civil engineers or architects while designing homes. That quadratic equation was used by financial managers in calculating profits. So this is the difference between a traditional teaching and the STEM based teaching. When you are telling a child कि बेटे this is the real life application of a mathematics concept which is being taught you in the class. For example, matrices की example ले लो जो आगे बच्चे जब पढ़ेंगे. Again, it's used in encryption. Linear algebra is used in machine learning also. But machine learning होती क्या है? If a grade 4 student is telling you कि जी machine learning is this and उसके अंदर
जो probability या कोई statistics का या हम estimation का concept पढ़ रहे हैं, and that is applied in machine learning. So that is going to create a difference when a child is learning these stages in early अपने स्कूल वाले लेवल पे. वरना अभी क्या हो रहा है, हमें सारा कुछ पता है. हम जब तक यूनिवर्सिटी जाते हैं हमें पता होता है स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, हमें पता है एस्टिमेशन क्या होती है, हमें पता है अलजेब्रा के ये वाले फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है. साइंस का भी अंदर हमें सारा कुछ पता है. बट स्टिल जब तक हम 18-19 ईयर्स ओल्ड हो के एक यूनिवर्सिटी नहीं जाते, we don't know okay what is the practical application. और again बच्चों को फिर भी नहीं, यूनिवर्सिटी में भी नहीं पता चलता. Exactly. And I want to add in one thing here कि the STEM is everywhere. It is just that we don't realize it. जिसकी एक सबसे easy example ये है कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी, when I'm saying कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, हमने टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कर दिया है इस हद तक कि कोई भी चीज जो plug-in है ना, that is technology. But this is not the case. If you take an example of this pen, you will realize कि ये जो पेन है, this is the best example of technology that you can give. कि someone identified कि हमने लिखना कैसे है, और उस बंदे ने सोचा कि इस पेन की जो है क्या शेप होनी चाहिए, इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, इसके आगे पॉइंटर की क्या मेजरमेंट होनी चाहिए. अगर आप कोई भी देखो, इस पेन पे तो नहीं लिखा हुआ, यूजुअली बॉल पॉइंट्स के आगे लिखा होता है 0.8 mm की इसकी नीडल. आपने इसको एर्गोनॉमिकली कैसे डिजाइन करना है कि ये इसके आगे फोम लगा हुआ है. कोई मैथमेटिशियन था जिसने ये सारी चीजें सोची. देन देयर वाज अ बायोकेमिस्ट इन्वॉल्व जिसने ये सोचा कि इंक को मैंने नॉन टॉक्सिक कैसे बनाना है कि बच्चे अगर मुंह में डाल रहे हैं तो कुछ होना चाहिए. सो देयर वर मेनी स्टेम पर्सन्स इन्वॉल्व इन इट रिलेटेड. एग्जैक्टली. एंड फिर फाइनली जाके ये पेन मिला. सो स्टेम वाज एवरीवेयर. इट्स जस्ट दैट अब हमने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हम उस तरीके पे सोचना शुरू कर दें ताकि जो हमारा बच्चा है, अब जो आजकल का जो आप ये कह लें ना, जो 21st सेंचुरी बच्चा, ही इज वेरी शार्प. वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करता है. ही इज वेरी गुड एट क्वेश्चनिंग. सो लाइक हम अगर अपना ट्रेडिशनल सेटअप देखें तो हम बच्चे की वो सोचने समझने की सलाहियत को खत्म करते जाते हैं. अगर बच्चा ये 2 से ज्यादा सवाल कर रहा है तो मैं उसको क्लास में कहूंगी कि बेटे प्लीज आप फोकस करें जो लेक्चर में दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे वही पढ़ाना है. आपके सवालात को बाद में हम कैटर करेंगे, और उसके बाद वो बात कभी भी नहीं आता. तो ये टेक्नोलॉजी वाली साइड पे स्टेम स्कूल्स में भी किस टाइप के कोर्सेज हैं? यू मेंशन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का तो हमने सुना है. तो इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है? मैथ्स से ये ज्यादा रिलेटेड होंगे आपस में? हाँ जी. अभी ये है कि like from grade 1 we are offering computer science as a compulsory subject. From grade 3 onwards we have we have divided into CS and robotics. We are introducing physical computing from grade 3 onwards, जिसके अंदर basically because grade 3 का जो बच्चा है at least वो basic electronics हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट्स आर बीइंग टॉट फ्रॉम ग्रेड 3. तो जब ग्रेड 4 में या इस तरह आते हैं आगे, तो there are certain projects जिसमें अब हमने माइक्रो कंट्रोल सिस्टम, we are using Arduino. So the direct real life objects पे लेके गए हैं, यानी कि there is a real jumper wire, LED, Arduino और ये सब कुछ. कोई इस तरह के टॉयज वगैरह कुछ भी नहीं है. The reason is कि जब आपके लाइफ स्किल्स बेसिकली exactly करना, ये सब करना. हाँ जी, ये वाला सब कुछ करना, बिकॉज ये बच्चों को नहीं सिखाया था. और एक लड़की को तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि जी बेटे आप जो है ना ये तार या ये कुछ कर लें. हम ये कंसिडर करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली हाँ, these are the things only for boys, कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं. सो लाइक दिस इज हाउ फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हुए students will be doing certain projects जिसपे finally they are able to design जो robots आप कह लें. from grade 6 onwards like we are introducing, पहले हमारे grade 5 तक this is we are using block based coding, and then after that it's like we are introducing them with Python, पर वो block based में आएगी, और we will link it with our Arduino का software.
और आगे सारा ऐसे ही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और बच्चों को आजकल आप ये देखो, ये देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विच आर प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स, पर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसने इसको अपने करिकुलम में एम्बेड किया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है अवेलेबल हमारे एज अ पास। सब्जेक्ट नहीं ये है। तो वीकली हाँ एक क्लास अवेलेबल होती है कि रोबोटिक्स की क्लास का ऑप्शन है आपके पास, आप बच्चा जिसको इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर ले। एग्जैक्टली, और वो अलहदा से एक्स्ट्रा चार्ज होता है, सो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी वो आर तो एक नॉट डूइंग अलग अलमी है पाकिस्तान में, अगर इफ यू वांट दैट। क्वालिटी एजुकेशन तो उसकी तो चार्जेस ही अलग है। अच्छा पापा ये बताइएगा कि स्टेम स्कूल्स में असेसमेंट का मेथड क्या होता है, वो डिफरेंट होता है नॉर्मल स्कूल से या सेम होता है, किस तरह होता है? ओके, बेसिकली जो असेसमेंट्स हैं उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड देन देयर इज अ समेटिव असेसमेंट। For summative assessment, it's performance based, where a real life task is given to a solution is given to a student, and they take up that role, whether it is of like of an electrical engineer, of a mathematician, of an artist, whatsoever, and they come up with a solution for that particular situation. एक आप हम उनको क्राइटेरियन दे सकते हैं कि दिस इज द क्राइटेरिया ऑन विच यू विल बी असेस्ड। देन देयर इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम ऑन गोइंग असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है ड्यूरिंग द यूनिट, ड्यूरिंग हर लेसन, वेदर द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। देयर कैन बी लाइक, इसके लिए आप मैं जनरल छोटा सा क्विज ले लूँ, मैं जनरल उनसे पूछ लूँ कि बेटे मैंने आपको इस मेथड से पढ़ाया, आपको समझ आई, कोई ऑब्जर्वेशन हो गई, कोई एग्जिट टिकट हो गई, तो दिस इज हाउ वी टीच अल्टीमेटली हमारा। बिकॉज बीइंग अ कैम्ब्रिज स्कूल, हम लोगों ने बच्चों को ओ लेवल्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसी तरह जिस तरह हमारे वी हैव द मिड टर्म एग्जाम्स, वी हैव दिस फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, वो हमारे उसी तरह चलते हैं जो हमारे रेगुलर बेसिकली एग्जाम्स ग्रेड होते हैं मतलब इसमें? रेगुलर एग्जाम्स हैं। बिकॉज द ग्रेड 5 students are going to appear for checkpoints, primary checkpoints, grade 8 is going to appear for secondary checkpoints, and then grade 9 and 10 is going to appear for O levels. So we are keeping the के एक बच्चा बैलेंस अप्रोच रखे, रेगुलर मेन स्ट्रीम वाली असेसमेंट भी और सिस्टम एक ये रखें वाली। आप साथ में। हाँ जी। फातिमा ये बताइएगा कि व्हाई डू यू थिंक स्टेम इज इम्पोर्टेंट नाउअडेज? ऑलरेडी हमारे पास इतने ढेर सारे करिकुलम्स हैं, यूनिवर्सिटीज में तो बच्चे जा रहे होते हैं डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त स्टेम की मतलब व्हाई डू यू थिंक इट्स अर्जेंट कि अब हम स्टेम मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें पाकिस्तान में? Basically, we as a Pakistan, we are considered as a developing nation, या हमें एक third world nation consider किया जाता है। तो if we talk from the economic perspective, first thing is कि we need to जो हमारा आधे से ज़्यादा like हमारी जो population है that is youth, ठीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वी हैव लेस जॉब्स, ठीक है, पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। स्टेम एजुकेशन, जिससे हमने कहा था कि वी आर फॉलोइंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक डिजाइन थिंकिंग अप्रोच हम बच्चे को दे रहे हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को लाइक वी वांट द चाइल्ड के द एक वो जॉब कर ना सके, बल्कि वो जॉब्स नहीं क्रिएट करे। इट्स लाइक कि हम लोगों ने जो फोकस है हमारा, अगर हम कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, वी वांट द चाइल्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी वांट टू हैव दैट इंक्विजिटिव अप्रोच के जिसमें बच्चा is able to inquire, they reflect on what they are doing, okay, what is happening in the real life, and they are able to connect the classroom knowledge with the real life, ठीक। पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑल्दो वी आर वेरी गुड, अगर हम कोई 1 to 2% देखें, अगर हम कोई IB स्कूल्स देखें जब हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट लाइन, पर प्रॉब्लम ये है कि that is only 1 to 2% of Pakistani who can afford that sort of an education, ठीक। हमारा जो the basic aim of source STEM schools was कि we want to develop these certain skills, या we want to provide that sort of an education to the masses, जो हमारा actual का real पाकिस्तानी बच्चा है जिसको ये चीज़ नहीं मिल रही। Why? Because ultimately जो STEM based economies होती हैं, वहाँ की जॉब ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, वहाँ पे
entrepreneurship की opportunities ज़्यादा है. People are not doing, like they know how to create jobs. और when this thing is coming from the, like आपके स्कूल से ये चीज शुरू हो रही है ना, जब आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि yes, there can be many solutions to a problem, and yes, your approach of doing this question is fine. एक रटा रटाया सिस्टम नहीं है कि भाई यही वाला सवाल है, इसका यही जवाब है, अगर आपने ये जवाब ना दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो इससे क्या होता है, एक बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत को हम एक जगह पे आपके लिए एक तरह से कैद कर देते हैं. बट व्हेन यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, योर चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. बिकॉज यू नो एक छोटी सी चीज है जिसके अंदर माय साइंस टीचर वाज टेलिंग मी टुडे कि वो बच्चों से ये पूछ रहा था कि जो है रात प्लांट्स का यूनिट था, और बच्चे ये कह रहे थे कि रात को जो है बच्चों ने कहा कि जी प्लांट सो जाते हैं, फ्लावर्स सो जाते हैं, बच्चों का ये क्वेश्चन था. तो ही वाज लाइक कि अब मुझे बताओ कि कैसे सो जाते हैं, क्या होता है, अगर आप साइंस से रिलेटेड सोचो. तो किड्स वर लाइक बिकॉज रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती. सो दिस इज लाइक 3 क्लास का बच्चा या 4 क्लास का बच्चा ये सोच रहा है कि क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए प्लांट सो जाते हैं और फ्लावर्स बंद हो जाते हैं. अगर आप जनरल देखो कि अगर हम उन बच्चों को ये सोचने पे कर ही नहीं रहे, और मैं बच्चे से एक रट्टा लगवा रही हूँ कि बेटे बस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये याद करो, ये इतना सा 4 सफ़ों का आंसर है, बस ये याद कर लो और चले जाओ, तो दैट्स इट. Fatma, you mentioned a very good thing about girls. तो आई वाज रीडिंग समवेयर कि इवन यूएस जैसी जगह पे भी स्टेम स्कूल्स, अच्छा वहाँ पे वैसे तो करिकुलम बहुत अच्छे डिजाइन हुए होते हैं, मतलब इंक्विजिटिव बच्चों की नेचर को बहुत ज्यादा वो और हाईलाइट करवाते हैं, लेकिन स्टेम स्कूल्स वहाँ भी टोटली एक सेपरेट फॉर्म ऑफ एजुकेशन बोर्ड है, मतलब टोटली डिफरेंट. वहाँ पे स्कूल्स ही स्टेम स्कूल्स अलग है वहाँ पे भी. तो उसमें एनरोलमेंट में पढ़ रही थी कि गर्ल्स की एनरोलमेंट एक तो वैसे ही बहुत कम है, इट्स लेस देन 30%, और उसके बाद फर्दर जब हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हैं तो उसमें और इंडस्ट्री स्टेम बेस्ड जो भी इंडस्ट्री में डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें भी लड़कियां बहुत कम है. तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लाइक यू मेंशन कि लड़कियां तारे और ये सब तो बिल्कुल ही ऑड वन सा, लड़कों की कुकिंग को अजीब सा कंसिडर किया जाता है, वैसे लड़कियों को टेक्निकल स्टफ की तरफ ज्यादा लोग कंसिडर नहीं करते भेजना. तो इसमें स्टेम में आपके ख्याल में पाकिस्तान में और मुश्किल होगा पेरेंट्स को ये गाइड करना कि लड़कियों के लिए भी स्टेम एजुकेशन क्यों जरूरी है? मतलब ये बेसिकली कल्चरल डू यू थिंक कि दिस फैक्टर विल अफेक्ट एनरोलमेंट? इसके अंदर ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर जनरली देखो ना, तो हमारे अभी भी पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जिसमें अम्मी अब्बू प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन चूजिंग किड्स करियर. ठीक, और उसके अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया हुआ कि जी लड़के इंजीनियरिंग में जाएंगे, बच्चियां मेडिसिन में जाएंगी, और उसके बाद उसके अलावा तो हम किसी और करियर को करियर समझते ही नहीं है. हम वी बिलोंग टू दैट सॉर्ट ऑफ अ नेशन जिसमें डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ नहीं. बट स्टिल देयर इज अ लैक, और वो क्या है, हम लोगों ने ये बिठा लिया हुआ है कि बच्चियां जो हैं वो मैथ्स नहीं कर सकती. बट अगर आप पिछले जितने भी अब कोई 5-6 years बैक स्टेटिस्टिक्स उठाओ तो यू विल सी मोर women coming into the fields of STEM. You will see girls going into engineering, electrical engineering भी कर रही हैं, mechanical engineering में भी जा रही हैं, biotechnology में जा रही हैं. So now girls in Pakistan, girls are going into these fields. But yes, हम लोगों ने ये एक define कर दिया हुआ है कि जो स्टेम फील्ड्स हैं वो लड़के ज्यादा बेहतर कर सकेंगे क्योंकि लड़कियों के अंदर ये सोचने की सलाहियत ही नहीं है, या वो इतना कर ही नहीं सकती. या दूसरा ये कि हम ये कंसिडर करते हैं कि ओके वी कैन गो फॉर इजियर सब्जेक्ट्स इन फॉर गर्ल्स, के अल्टीमेटली उन लोगों ने ये पढ़ के क्या कर लेना है, इन पे उन्होंने जो है कौन सा कोई इसको एक्सेल करना है. तो एक बहुत बड़ा टेंशन और फोबिया वाली चीज है जो गर्ल्स में ज्यादा आती है, वो ये है कि वी कंसिडर मैथ्स as a very difficult subject. We consider science as a very difficult subject.
जिसके अंदर ये वाकई ऐसा है। अगर आप पाकिस्तान के पिछले स्टेटिस्टिक्स उठाओ, मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसके अंदर आई गॉट टू नो 2014 में जो फाइनली ये नेशनल असेसमेंट का इनका हुआ था, इसमें मैथ और साइंस में ग्रेड 4 में आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ओनली 400 and something students were able to score 50% or above. So why? It means अब अच्छा हम we are talking about national statistics. I'm not talking about private school का बच्चा जिसको ये वाली सारी facilities मिल रही हैं, पर एक हमारा आम जो नेशन, हमारी जो आम आवाम में से स्कूल्स की तरफ से जो हाँ, ज्यादा बच्चे आते हैं, पब्लिक स्कूल्स में से वो बच्चा नहीं कर सक रहा, वो नहीं अडॉप्ट कर सक रहा मैथ और साइंस के सर्टेन कॉन्सेप्ट, उसमें वो लड़का हो या लड़की हो। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फोबिया, पीपल डोंट नो हाउ टू टीच दीज सब्जेक्ट्स। एंड देन अगेन द रट्टाफिकेशन कि अगर ये मैथ का थ्योरम भी था ना, पाइथागोरस थ्योरम, बेटे इसको रट्टा मार लो कि ये क्या है, बस इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई क्या करना है, कभी किसी ने नहीं पूछना। शायद ये मैट्रिक के इम्तिहान में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने कहाँ कहीं अप्लाई करना है, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर से मैथ सब्जेक्ट ही नहीं लेना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसपे हम लोगों को, बच्चों को ये अवेयर करना है कि इन सब्जेक्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सब्जेक्ट्स भी कितने इजी टू गो हैं अगर आप लोगों को, अगर आप उनको रियल लाइफ कनेक्शंस दे रहे, और जो बच्चियां हैं अगर आप उनको थोड़ा सा शुरू से ही प्रमोट करें कि यस यू कैन डू इट, तो वी हैव वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स जो एंड दे आर विलिंग टू लाइक, आई थिंक कि पाकिस्तान में तो मैं ओवरऑल अगर अपने क्लास फेलोज या उसके हिसाब से भी देखूं, लाइक आई कैन नॉट कोट एनी स्टेटिस्टिक्स, बट आई हैव सीन गर्ल्स परफॉर्मिंग better than boys in maths and science, and I've seen girls doing better in STEM fields as compared to boys and girls, although they were limited, but they were the more confident one and they know what they were doing. So ultimately, like, हम शुरू से अगर पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करें कि जी यस योर डॉटर्स कैन ऑल्सो डू इट, एक पढ़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम पढ़ाई अपने बच्चों को इक्वली पढ़ा रहे हैं और आगे से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, और इस चीज़ के ऊपर मखसूस ना करें कि जी हमारी बेटी और नहीं जा सकती इन फील्ड्स में। ये थोड़ी सी हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ऑल्दो जो पेरेंट्स में आ गई है, पर और दे देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसमें ज़्यादा बल्कि स्टेम में तो आई थिंक एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो ये कि जिस तरह आप टेक्नोलॉजी या इवन इंजीनियरिंग साइड पे भी ले लें, मेन लेकिन मैं कंप्यूटर साइंसेस की बात करूँगी यहाँ पे, आईसीटी जो है उसमें अब जिस तरह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, तो उसमें अब तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अगर आप कंप्यूटर साइड पे स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज में, तो आप तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे इंजीनियरिंग में भेजते हुए कंसर्न होता है कि लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग वाली फील्ड नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जॉब्स में, वो बाहर भी यही ट्रेंड है सरप्राइजिंगली, कि इंजीनियरिंग साइड की जॉब्स में लड़कियां वैसे ही कम जाती हैं और दे जस्ट लीव द जॉब्स इन एट द एंड। तो उसकी वजह से इंजीनियरिंग का एक वो बन गया है कि चलो लड़कियां ऑन फील्ड कम मिलती हैं, तो फिर लोग प्रेफर नहीं करते उन फील्ड में जाना। लेकिन टेक्नोलॉजी वाली साइड जो है उसमें तो आई थिंक स्टेम एजुकेशन इज एक्चुअली मोर फेवरेबल फॉर गर्ल्स, क्योंकि उन फील्ड में पढ़ के अपने घर बैठे इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज उनके पास होती है एज अ स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी देखें अगर, तो उनको चाहिए होते हैं, पाइथन लैंग्वेज तो एक चीज है, बट मशीन लर्निंग कितनी जॉब्स हैं दैट्स ऑनलाइन, बिकॉज Data science is a very emerging field, and you can आप you can work as a data scientist while sitting at home. आप कोई भी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग और ये सारी चीजें घर बैठ के कर सकते हैं। तो yes, there are a lot of things that girls can also do while sitting at home, और इसका ये मतलब नहीं। And one more thing, one more thing, I'm not promoting that, but I'm just saying कि नॉर्मल स्कूल्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें तो आपको इतनी वैरायटी ऑफ फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरा कहने का मतलब है, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सपोर्टिंग के घर बैठे, लेकिन ये कि जो पेरेंट्स इस वजह से भी प्रेफर नहीं करते टेक साइड पे लड़कियों को भेजना, उनके लिए भी प्रेफरेबल है देखा जाए तो। एग्जैक्टली। और दूसरा, लास्टली आई वुड लाइक टू एंड द डिस्कशन ऑन दिस थिंग कि जो मैंने बात की ना कि द डिजाइन थिंकिंग अप्रोच दैट वी वांट टू डेवलप, ठीक है, उसके अंदर लड़का हो या लड़की हो, वो सिर्फ क्लासरूम सेटिंग्स की हद तक नहीं है ये दैट अप्रोच, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, एक आपका जिंदगी गुजारने का तरीका, जिसके अंदर
मैं अगर स्कूल हेड हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ये देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स या टीचर्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं या पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, एंड आई हैव टू वर्क ऑन देम, तो द फर्स्ट स्टेज विल बी एम्पथाइज करना है ना. तो आई वुड लाइक टू नो मोर कि मेरे स्टूडेंट्स या टीचर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं. आफ्टर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग, द सेकेंड स्टेज कम्स कि मैंने उनके अकॉर्डिंगली प्लान करना है और डिज़ाइन करना है कि मैं अपने इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, या ये पर्टिकुलर पेरेंट की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस देखूंगी कि जी अच्छा टाइम कंस्ट्रेंट है, अच्छा कोई पैसे का मसला है, या कोई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं भी ये मैनेज करूँ. फाइनली जब मैं वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और इवेलुएट उसको करूंगी कि क्या मेरा स्टूडेंट या पेरेंट या मेरा टीचर इज सेटिस्फाइड नाउ, अगर मैंने ये चीज स्ट्रैटेजी उसके लिए की. या फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर की तनख्वाह का मसला है तो मैं उसको किस तरह मैनेज कर रही हूँ. तो दिस डिजाइन थिंकिंग अप्रोच कुड बी अप्लाइड इन एनी कॉन्टेक्स्ट. का ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम के अंदर बैठ के बच्चा कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करेगा तो ही डिजाइन थिंकिंग आएगी. This is like you have to make a child aware that how to empathize with each other, how to collaborate with each other, how to reflect on your own thinking and everyone else thinking, और किस तरह आप मजीद बेहतर कर सकते हैं. because like it is like there is always a way of improving yourself. तो ये चीज बच्चे के अंदर हाँ जी, शुरू से आप डालें तो it can create a difference in a child's life. ठीक है. Thank you so much, Fatma, for giving us time.